हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपन ने सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दिया है। उसमें अपन ने जो कंसंट्रेशन की टर्म्स जो है वो पढ़ी थी। अपन ने उसमें मोलैलिटी पढ़ लिया है, मोलैरिटी पढ़ लिया है, फॉर्मेलिटीज़ पढ़ लिया है, नॉर्मेलिटीज़ पढ़ लिया है। 4 टर्म्स तो अपन ने पढ़ ली। आज अपन बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल प्रभाज्य क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन यानी हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहेंगे अपन मोल प्रभाज्य क्या होता है। जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन होता है उसी तरीके से मास फ्रैक्शन भी होता है। द्रव्यमान प्रभाज्य जिसको अपन कहते हैं वो भी होता है, उसको भी अपन समझेंगे। ये समझ में आ जाएगा तो वो भी अपने को क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो फिर से यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, मोल यूज़ किया गया है। जहाँ पर भी ये मोल शब्द आ जाता है इसका सीधा मतलब होता है कि मोलों की संख्या अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका बहुत सिंपल वे में अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो मोल प्रभाज्य होता है उसको एक्स से डिनोट किया जाता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो विलयन होता है, अगर अपन बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका विलय यानी सोल्यूट, और एक आपका होता है सॉल्वेंट यानी विलायक। 2 चीज़ें होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो जो आपका विलय है उसके लिए अपन ने बी लिखा था और जो आपका विलायक है उसके लिए अपन ने ए लिखा था। अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मोल फ्रैक्शन की, तो विलय का मोल फ्रैक्शन अलग होता है और विलायक का मोल फ्रैक्शन अलग होता है। और कहें अपन कि विलयन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, पूरे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो जो विलयन का मोल प्रभाज्य होता है, किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज्य होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें अपन क्या प्लस कर देंगे, विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज्य। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विलय को अगर बी मानता हूँ तो जो विलय का मोल प्रभाज्य है वो हो जाएगा एक्स बी, और जो विलायक का मोल प्रभाज्य है वो हो जाएगा एक्स ए, क्योंकि मोल प्रभाज्य को एक्स से डिनोट करेंगे। तो विलय का मोल प्रभाज्य कितना हो जाएगा, एक्स बी, और विलायक का मोल प्रभाज्य कितना हो जाएगा, एक्स ए। तो यदि मैं विलयन के मोल प्रभाज्य की अगर बात करूँगा तो उसको अपन लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी। ये कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं मोल फ्रैक्शन की। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन समझाने वाला हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा, तो विलयन के मोल प्रभाज्य को अपन लिखेंगे जो विलय का मोल प्रभाज्य है और जो विलायक का, क्योंकि विलयन आपका इन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, विलय और विलायक। तो विलयन के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को अपन प्लस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, विलयन का मोल प्रभाज्य आ जाएगा। और एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी विलयन का मोल प्रभाज्य जो होता है, मतलब एक्स और एक्स बी जो है इन दोनों का योग जो होता है प्लस जो होता है वो 1 होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट होता है, 1 होता है। क्यों होता है उसको भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सिर्फ याद करें ये गलत बात है। उस चीज़ को समझें कि वो कहाँ से आया है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है कि जो विलयन होता है उसका मोल प्रभाज्य जो होता है वो 1 होता है, ऐसा मैंने क्यों कहा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि विलय का मोल प्रभाज्य अपन कैसे डेफिनेशन बनाएंगे और विलायक के मोल प्रभाज्य की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। दोनों की डेफिनेशन पहले बनाना सीखते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाने वाला हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 होता है, यानी पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन दोनों की अलग अलग रहेगी। सबसे पहले अपन विलय की देख लेते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है। अब अपन ने मोल यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर मोलों की संख्या की बात करेंगे। तो जब भी आपको विलय का मोल प्रभाज्य निकालना है तो आपको ऊपर क्या लेना है उसको समझना है। नीचे तो विलयन आता है, नीचे क्या आता है, विलयन। तो नीचे तो मैं लिख देता हूँ, नीचे आने वाला है विलयन के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर मोलों की संख्या ही यूज़ करेंगे अपन, यहाँ पर कोई आयतन वगैरह द्रव्यमान वगैरह यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपन मोल प्रभाज्य की बात कर रहे हैं। तो जब जैसे अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था तो उसमें क्या किया था, नीचे भी विलयन का द्रव्यमान लिया था और ऊपर भी विलय का क्या लिया था, द्रव्यमान, क्योंकि बात कर रहे थे द्रव्यमान परसेंटेज की। तो यहाँ अपन ने मोल प्रभाज्य की बात करिए, मोल की बात करिए तो विलयन को भी मोल में लेना है, मतलब विलयन के भी मोलों की संख्या लेना है, भले आपको विलय का निकालना हो चाहे विलायक का निकालना हो। तो देखो विलायक के लिए क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू, इसके लिए भी अपोन में क्या आ जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या। अब इन दोनों में एक चीज तो कॉमन हो गई कि अपोन में आपको क्या लेना है, विलयन के मोलों की संख्या, और यहाँ पर भी विलयन के मोलों की संख्या। बस याद ये रखना है कि यदि आपको विलय का मोल प्रभाज्य निकालना है तो ऊपर आप क्या ले लेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के
मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में तो आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे तो पूरा सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी सॉल्यूशन है। ऊपर जब आपको विलेय का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके ले लो, सोल्यूट के ले लो। यदि आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो विलायक के मोलों की संख्या, तो ये डेफिनेशन बन गई। यदि आपको विलेय के मोल प्रभाज की निकालना है तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है, विलेय का मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो रेशो आने वाला है वही आपका क्या होने वाला है, विलेय का क्या होने वाला है, मोल प्रभाज होने वाला है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल वे में आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। यदि विलायक के लिए बात करना तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात आने वाला है वही आपका विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। मतलब मोलों की संख्या का अनुपात लेना है। नीचे तो दोनों में आपको सॉल्यूशन लेना है, ऊपर आप क्या ले लो, विलेय के मोलों की संख्या ले लो जब विलेय का निकालना हो, और ऊपर विलायक ले लो जब आपको विलायक का निकालना हो। आज मैं इनकी कुछ न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें और जो ऐड करना पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, फिर अपन इसको ये वन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका एक डेफिनेशन और होता है, क्या होता है, अलग से बार बार विलेय और विलायक दोनों के लिए बोलने का ज़रूरत नहीं है आपको। इनको मान लो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के घटक से मिलकर बना हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो दो टाइप के इसमें पार्ट्स हैं, दो पार्ट है, दो घटक हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि विलयन के मोलों की संख्या और किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात, अब वो घटक विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, ठीक है। तो एक घटक के मोलों की संख्या का जो रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप इसका डेफिनेशन और कैसे लिख सकते हो, मैंने कहा ना, एक घटक के मोलों की संख्या और पूरे विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसी को अपन क्या कह सकते हैं, उस घटक का क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ना कहने की बजाय वन कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। टोटल जो कंपोनेंट मतलब विलयन जो है उसमें टोटल हो गया, टोटल कंपोनेंट का मतलब ये हो गया उसमें विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया। तो टोटल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और एक वन कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का रेशियो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या के बारे में। अब मोलों की संख्या जो है इनको डिफाइन किया जाता है, मैं एक फॉर्मूले को डिफाइन करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यानी XB इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं विलेय के मोलों की संख्या को, तो विलेय के मोलों की संख्या को N से डिनोट करते हैं और विलेय के लिए अपन ने B लिया है तो ये हो जाएगा NB, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अपॉन में अगर बात करूंगा तो अपॉन में क्या है, विलयन के मोलों की संख्या, और आपका कोई भी जो विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अभी जस्ट मैंने बताया विलेय प्लस विलायक। मतलब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि विलयन के मोलों की संख्या, ऐसा मैंने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या भी है और विलायक के, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो जो सोल्यूट है उसको तो अपन ने लिया है NB प्लस जो आपका सॉल्वेंट है उसको अपन ले लेंगे NA। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। मतलब XB इज इक्वल टू हो गया NB अपॉन NA प्लस NB। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या, और ये Na प्लस NB क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी पूरा विलयन के मोलों की संख्या आ गई। तो इसी तरीके से अगर मैं XA इज इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे तो वही रहेगा Na प्लस NB और ऊपर क्या आ जाएगा Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। मतलब यहाँ ऊपर आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो ये आपका काम बन गया। अब यहाँ एक चीज़ और जो सीखने वाली है उसको देखो, इस पूरे फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखने वाले हैं। तो वैल्यू क्या रखने वाले हैं उसको देखना, Na इज इक्वल टू क्या होता है ये समझना है, और NB इज इक्वल टू क्या होता है, ये दो वैल्यू आपको निकालना है। तो Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट,
Na क्या आपका सोलवेंट, मतलब सोलवेंट के यानी विलायक के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने कहा था जिसके भी मोलों की संख्या निकालना है उसका आपको ग्राम में क्वांटिटी लेना है WA, और उसके मोलर मतलब अणुभार का, मोलर मास का उसमें क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो आप समझ सकते हो कि Na इज इक्वल टू हो जाएगा WB। WB क्या हो गया आपका, विलायक का ग्राम में मात्रा, और ये क्या है, विलायक का अणुभार, मतलब ऊपर जो है आपका क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ऐसे ही NB का वैल्यू भी निकालेंगे, तो NB का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। तो Na का वैल्यू हो गया, NB का वैल्यू हो गया, वो वैल्यू अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा NB इज इक्वल टू आपका होता है WB अपॉन MB, अपॉन में आ जाएगा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। सेम टू सेम इसके लिए भी आप लिख सकते हो, Na इज इक्वल टू आपका हो गया WA अपॉन MA, और अपॉन में आ जाएगा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन जो है ये पूरा ख़त्म हो जाता है। अब ये समझना है कि कोई भी आपका सॉल्यूशन होता है उसका मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो कैसे होता है उसको समझते हैं। मैंने कहा था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 कैसे होता है इसको समझेंगे। तो चलिए अपन वैल्यू रख देते हैं कि XA इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर तो क्या इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, इसी से कर लेते हैं। तो XA इज इक्वल टू आपका होता है NA अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। फिर प्लस XB का वैल्यू होता है NB इज इक्वल टू NA प्लस NB, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1 आ जाता है। कैसे इसको सोल्व करेंगे के लिए, देखो क्या करेंगे, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया, Na प्लस NB, दोनों जगह यही है तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, या तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। देखो ये Na NB को इससे डिवाइड करो, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ गया आपका Na, प्लस इसको इससे डिवाइड करो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो NB। तो देखो ऊपर भी क्या हो गया Na प्लस NB, नीचे भी क्या हो गया Na प्लस NB, तो इसको काट देंगे, कितना बचा 1। तो मैंने कहा था कि जो किसी भी सॉल्यूशन है आपका उसका मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, पूरे बिलियन के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो कितना होता है, 1 होता है। तो आ गया XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, इसीलिए मैंने ये कहा था। आगे अपन इसका यूज़ करेंगे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझा दिया। तो इस तरीके से आपका ये मोल फ्रैक्शन ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैंने कहा था जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज होता है, उसी तरीके से आपका होता है मास फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान प्रभाज। इसको क्या कहेंगे, मास फ्रैक्शन या द्रव्यमान प्रभाज जिसको अपन कहते हैं। तो मास फ्रैक्शन क्या होता है इसको अगर अपन समझे तो देखो यहाँ अपन ने क्या किया था, ये भी अलग अलग होता है, विलेय का अलग होता है, विलायक का अलग होता है, ठीक है। अपन ने मोल यूज़ किया था, वहाँ पर अपन क्या यूज़ कर लेंगे, द्रव्यमान, और कोई डिफरेंस नहीं है। सपोज मान लो आपसे XA कहा गया, यानी XA मतलब अपन ने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, तो XA कहेंगे अपन, लेकिन अपन यहाँ पर मास की बात नहीं कर, मतलब मोल की बात नहीं कर रहे, मास की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ ऊपर क्या जगह ऊपर लिया था अपन ने, ये अगर आपका विलायक है तो अपन लेते विलायक के मोलों की संख्या, और अपन में पूरे विलियन के मोलों की संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान, और अपन में लिख देंगे पूरे विलियन का द्रव्यमान, क्योंकि अपन ने बात करी है मास की, है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा WA अपन WA प्लस WB। N की जगह अपने को क्या लिख देना है, W लिख देना है। N आपके मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या की जगह अपन क्या लिख देंगे, द्रव्यमान यूज़ करेंगे, मास यूज़ करेंगे, तो ये आपका मास फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर अपने को XB निकालना है, मोल की बात नहीं कर रहा हूँ, द्रव्यमान मास फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, WB अपॉन WA प्लस WB। द्रव्यमान ले लिया आपने, नंबर ऑफ मोल की जगह क्या ले लिया, द्रव्यमान, तो ये आपका द्रव्यमान प्रभाज हो जाएगा। चलिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ अगर अपन बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कल मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन सिखाई थी मोलैलिटी और मोलैरिटी का, तो मैंने यूनिट आपको बता दिया था कि उनका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, लेकिन अपन ने नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी का यूनिट की बात नहीं करी थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ
कि जो आपका फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है उसको सीख लें। फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो अपन ने जो विलेय है उनमें ऊपर अपन ने लिया था ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और अपॉन में अपन ने लिया था पूरे विलयन का लीटर में आयतन। यही आपका फॉर्मेलिटी था, विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अपन ने ऊपर लिया था ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। तो यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट यहीं से तो बनता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, है ना, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये पूरा आ जाता है ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर। यहाँ नीचे अपन इसको लीटर में लिया तो पर लीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अपने को नॉर्मेलिटी का यूनिट निकालना है, समझ में आ गया ना क्या उसका यूनिट हुआ। नॉर्मेलिटी का यूनिट अगर आपको निकालना है तो नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी में अपन यहाँ पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान की जगह अपन क्या लेते हैं, ग्राम तुल्यांक भार, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, और ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ये इनका यूनिट हो जाएगा। मोलैलिटी और मोलैलिटी का तो सिखाई दिया था, मोल फ्रैक्शन तो एक रेशो है और वो एक रेशो है, अनुपात है, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए अब अपने को जो बचा है एक और डेफिनेशन जो सीखना है वो है आपका पीपीएम। जिस तरीके से मैंने कहा था परसेंटेज को पीपीएच कहा जाता है, ऐसे ही पीपीएम होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब समझ में आना चाहिए, मिलियन मतलब क्या होता है। ये मिलियन की अगर मैं बात करूं तो मिलियन इज इक्वल टू होता है 10⁶, 10 लाख को मिलियन कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो परसेंटेज था उसमें क्या था, पीपीएच कहा था मैंने उसको, मैंने आपको कहा था इसको पीपीएच भी कहा जाता है, पार्ट्स पर 100, और यहाँ पार्ट्स पर मिलियन। मतलब इसका डेफिनेशन अपन ने क्या लिखा था कि विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बोल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान की बात करी थी। तो यहाँ भी अपने को वही लिखना है कि आपका जो विलयन है, विलयन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, मतलब पर मिलियन में कितना विलेय उपस्थित है, सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में आपका कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है। अब ये भी द्रव्यमान में भी हो सकता है और ये आयतन में भी हो सकता है। तो अगर इसका डेफिनेशन अगर अपने को बात करना है, इसके फॉर्मूले की बात करना है, तो नीचे तो अपन वही लिखेंगे। अगर नीचे अपन बात करें विलयन के आयतन की, तो ऊपर आ जाएगा विलेय का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 10⁶, मतलब पर मिलियन में। तो वहाँ यहाँ जब अपन 100 लिख रहे थे वहीं पे अपने को 10⁻ क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। तो ये आपका पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है। तो पर मिलियन में, ठीक है, सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, 10⁶ भाग में विलयन के 10⁶ भाग में कितना विलेय उपस्थित है, उसी को अपन पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला ये लिखेंगे, ये आयतन पीपीएम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम पीपीएम हो गया। यदि अगर मास पीपीएम की अगर मैं बात करूं, द्रव्यमान पीपीएम की अगर मैं बात करूं, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। आयतन की जगह आप मास यूज कर लो, वॉल्यूम की जगह मास यूज कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने टर्म्स होते हैं आपके किसको डिफाइन करने के, कंसंट्रेशन को, सांद्रता को डिफाइन करने के, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। आपके पास 500 ml सॉल्यूशन है, विलयन कितना है, 500 ml है,
उसके अंदर 11 ग्राम 11 ग्राम उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है ना, शॉर्ट में लिखें तो C2O4H2 याद होना चाहिए। फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले अपने को याद हो जाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। अभी समझ लें कि 500 ml आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर 11 ग्राम यानी 11 ग्राम जो है ऑक्जेलिक एसिड उसने क्या किया हुआ है, डिसोल्व किया हुआ है, और आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, यानी ये तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, और ऑक्जेलिक एसिड जो है ये आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। सोल्यूट मतलब ये आपका क्या हो गया, विलेय हो गया, और ये पूरा आपका विलयन हो गया। बात को पूरा समझेंगे। तो फिर उसने कहा है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है आपका, जो COOH ऑक्जेलिक एसिड जो आपका है, ऑक्जेलिक एसिड का आपको द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। और आप लोगों से मैंने कहा था कि जब भी द्रव्यमान परसेंटेज आपको निकालना होता है तब अपन क्या करेंगे, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जैसे विलय का निकालना है, ऑक्जेलिक एसिड का निकालना, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है, विलय है, सॉल्यूट है। तो ऊपर अपन लेते हैं विलय की द्रव्यमान परसेंटेज की बात हुई तो विलय का द्रव्यमान अपने को लेना है ऊपर, ठीक है, और नीचे विलयन का भी क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है। और परसेंटेज पूछा गया है, मतलब 100 का अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही काम आपको करना है, बस इसमें आपको वैल्यू रखना कैसे उसको समझना है। विलय का द्रव्यमान पूछा गया है, अपने पास है विलय का द्रव्यमान दिया गया है कि 11 ग्राम आपने ऑक्जेलिक एसिड उसमें डिसोल्व किया, मतलब विलय का द्रव्यमान कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान अपने पास नहीं है, विलयन का वॉल्यूम अपने पास है। ml कहा है ना, मिलीलीटर कहा है, 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, तो विलयन का अपने पास क्या है, आयतन है, द्रव्यमान नहीं है। तो उसके लिए उसने एक चीज दिया है आपको कि जो आपका विलयन है, ऑक्जेलिक एसिड जो है, पूरे विलयन का घनत्व दिया हुआ है, इसका घनत्व दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये जो 1.1 आपको दिया हुआ है, घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा आप इसको याद रखेंगे। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम यानी आयतन इनटू डेंसिटी यानी घनत्व। द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है आयतन इनटू घनत्व। तो बस आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, ठीक है, इनटू आपको घनत्व दिया हुआ है 1.1, तो 1.1 का इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो पॉइंट को छोड़ो, अभी 11 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0.055, ठीक है। अब 1 डिजिट के बाद अपन क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो आपका हो गया 550। अब ये इकाई में आ गया, ग्राम में आ गया, ml में दिया हुआ था तो ग्राम में आ गया, kg में होता तो लीटर में आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, किलोग्राम, ये लीटर में होता तो ये किलोग्राम में आ जाता, ये ml में था तो ये ग्राम में आ गया। तो चलिए, अब आपका ये भी क्या हो गया, द्रव्यमान में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही आपको करना आना चाहिए। यदि आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो पक्का आपको उसमें उसका डेंसिटी भी दिया हुआ रहेगा, ताकि आप वॉल्यूम का और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकें, द्रव्यमान निकाल सकें। विलय का द्रव्यमान 11 अपने पास पहले से ही था, विलयन का द्रव्यमान अपन ने निकाल लिया 550 ग्राम, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और परसेंटेज के लिए मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 और 2, तो 2% जो आपका ऑक्जेलिक एसिड का जो परसेंटेज है, 550 ग्राम में अगर 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिलाया जाता है तो परसेंटेज में वो कितना होता है, 2% होता है। ये आपका द्रव्यमान परसेंटेज निकल गया, किसका, सोल्यूट का यानी ऑक्जेलिक एसिड का। बहुत ही सिंपल सवाल था। तो इस तरीके से परसेंटेज के सवाल किए जाते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, एक और सेम टू सेम सवाल अपन करते हैं। अगर वो नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ पर जो कोई थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो, नेक्स्ट सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे क्या कहा है। इसने कहा सोडियम क्लोराइड के 95 ml, आपके पास क्या है, NaCl का 95 ml आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन आपके पास है NaCl का 95 ml। फिर आगे ये कहता है कि इसमें 20 ग्राम आपने क्या मिलाया है, नमक मिलाया है। नमक की मात्रा जो इसके अंदर है, NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो आपने मिलाया है, वो कितना है, 20 ग्राम। इसमें क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। सोल्यूट आपका कितना हो गया, 20 ग्राम। उसके बाद इसने कहा है
डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 1.25 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो सेंटीमीटर इनवर्स कहा गया मतलब ml में बात की गई है, सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात की जाती है तो वो लीटर में हो जाता सीधा। तो 1.25 डेंसिटी आपको दिया हुआ है। NaCl का सॉल्यूशन आपके पास ml में है और NaCl आपके पास 20 ग्राम है और उसने पूछा है कि आपको जो NaCl है इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम टू सेम सवाल है। द्रव्यमान परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वही ऊपर अपन लेते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितना, विलेय कितना है 20 ग्राम, तो ले लिया, ठीक है। नीचे आता विलयन की ग्राम में मात्रा, नहीं है अपने पास क्योंकि अपने पास उसकी ml में इसका वॉल्यूम है, अपने पास आयतन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आयतन से द्रव्यमान निकालने के लिए अपन आयतन का, वॉल्यूम का और घनत्व का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 95 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे 125 का 95 में, तो देखो क्या आएगा 118.75। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सवाल हो गया आपका। इसको सोल्व करना है, 20 को ऐसे ही रहने दें। यहाँ आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो 118 के बाद 0.7 है तो 119 इसको मान लें इंटू 100, ठीक है। अब इसको 20 से सीधा आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 5 बार में तो आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 19, तो पॉइंट लगाएंगे तो 190 हो जाएगा। तो ये चला जाएगा आपका 9 बार यानी 5.9, अप्रोक्स 5.9 अपन मान रहे इसको, तो 6 मान ले तो और भी सिंपल हो गया। 100 को आप क्या करें 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 6, फिर 0.66 ऐसा चलता रहेगा। तो अपन ने क्या करा यहाँ पर 118 को क्या कर दिया, बढ़ा के 119 कर दिया, फिर 5.9 को बढ़ाकर कितना कर दिया 6, 2 बार अपन ने बढ़ा दिया है। मतलब यहाँ पर एक जो आपका आंसर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करें तो 16.8% के समथिंग आने वाला है। थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि अपन ने यहाँ पर इसको अपोन में बढ़ा दिया था। तो ये भी लिखोगे आंसर तब भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 16.6 और 16.8 में, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका ये। तो कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाना है वो आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका NaCl का यानी सोल्यूट का जो परसेंटेज है वो निकल गया 16.8%। तो कर लेंगे, दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे, करना कुछ नहीं है। एक ही जगह प्रॉब्लम आता है कि आपको जो विलयन है पूरा उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, मास परसेंटेज पूछा गया है, द्रव्यमान परसेंटेज पूछा गया है। तो आपको ऊपर तो ये द्रव्यमान में ऑलरेडी दिया हुआ है विलय, तो वो तो लिख लिया, लेकिन इसको भी आपको द्रव्यमान यानी मास में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपके पास वॉल्यूम है और डेंसिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, आपका मास परसेंटेज निकल जाएगा। सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कहा, इसमें 25% 250 ग्राम, क्या कहा है 25% 250 ग्राम शक्कर का आपके पास विलयन है, शुगर का आपके पास क्या है सॉल्यूशन है, शुगर विलयन या शुगर सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, ये बनाना है, ठीक है। 25% 250 ग्राम शुगर सॉल्यूशन आपको बनाना है। इसमें आपको ये पूछा गया है कि जल की मात्रा की गणना करना है, जल कितना लगने वाला है वो आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। आपको क्या कहा गया है कि सॉल्यूशन जो है उसमें आपको परसेंटेज दे दिया, मास परसेंटेज दिया है ना। 25% आपको कह दिया उसने और 250 ग्राम शुगर ले रहे हैं और जल की मात्रा की आपको क्या करना है, गणना करना है। अब जो ये सवाल आपसे पूछा गया है इसमें क्या किया गया है, चेंज कर दिया। परसेंटेज आपको पहले ही दे दिया है, 250 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है। तो देखो अपन परसेंटेज का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो मास परसेंटेज का लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अपने पास क्या क्या है उसको समझते हैं। 250 ग्राम शुगर सॉल्यूशन आपके पास है, मतलब विलयन का द्रव्यमान कितना है 250 ग्राम आपके पास है, तो ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर वो कहता है कि 25% आपको सॉल्यूशन बनाना है, मतलब सॉल्यूशन का जो मास परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना है 25%, तो परसेंट आपको दे रखे हैं 25। विलय का द्रव्यमान शुगर की मात्रा, जल की मात्रा आपको पता करनी है, जल कितना उसके अंदर यूज़ होने वाला है वो पता करना है। तो सबसे पहले अपन ये पता कर लें कि विलय कितना है। ये जल मतलब क्या है, जल आपका क्या है, जल आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब विलायक। अगर आपको विलय की मात्रा पता चल जाएगी तो पूरे विलयन की मात्रा अपने पास है 250 ग्राम। तो विलयन के अंदर विलय भी होता है और विलायक भी होता है।
तो पहले विलेय की मात्रा इस फॉर्मूले से पता कर लें और जो भी विलेय की मात्रा आएगी उसको अपन क्या करेंगे 250 ग्राम में से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो विलेय का द्रव्यमान सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा। अपने को नहीं पता है, सपोज मान लो x है और इनटू में आपका 100 है, बस इसको आपको सोल्व करना है। तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 250/100, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 62.5, ठीक है, ग्राम। इतना आपका x का वैल्यू आ गया। मतलब विलेय आपका इतना है। शुगर आपने कितनी मिलाई है, 62.5 ग्राम आपने शुगर मिलाई है। तो जल की मात्रा कितनी है, 250 ग्राम में 62.5 ग्राम आपका शुगर है। तो बचा हुआ क्या है, पानी है। तो ये जो 250 है इसमें से अपन माइनस कर देंगे 62.5, ठीक है। वन 87.5 ग्राम आपके पास क्या था, वाटर था। ये वाटर की क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। तो आपसे दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। मास परसेंटेज पहले से दिया हुआ हो और आपसे या तो विलेय का क्वांटिटी पूछा जाए या विलायक का पूछा जाए, या फिर आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई है और मास परसेंटेज दिया है, पूछा जाए। दोनों तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और सवाल। आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्योर वाटर होता है या शुद्ध जल जो होता है उसकी मोलरता कितनी होती है, ठीक है। तो शुद्ध जल की जब भी मोलरता निकालनी है, अब यहाँ पर आपको प्योर वाटर है, उसके अंदर कोई विलेय नहीं है, अलग से अलग सोल्यूट अलग नहीं है, सॉल्वेंट अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज़ है आपके पास, केवल शुद्ध जल आपका। अब उसकी आपको मोलरता पता करनी है। मतलब आपको ये पता करना है कि जो जल होता है, 1 लीटर जल के अंदर कितने मोल उपस्थित होते हैं, एक कितने मोल हो सकते हैं जल के, वही अपने को बात करनी है। जल के अंदर ही जल के मोलों की बात पूछी गई है। तो सबसे पहले तो वाटर के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो होता है आपका H2O, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक जो जल का अणु होता है इसका मतलब हुआ कि 18 ग्राम। इसका द्रव्यमान की अगर मैं बात करूँ तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो टोटल मिला के कितना हुआ 18 ग्राम। तो ये एक मोल का क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। अब अपन 1 लीटर में बात करेंगे मोलरता की बात। तो अपन मोलरता मतलब क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो 1 लीटर हो गया आपका 18 ग्राम। एक जल का जो अणु है उसका जो द्रव्यमान है, 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम। और अगर अपन बात करें 1 लीटर पानी ले लेते तो 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml, लेकिन ये तो मिलीलीटर में है। 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या निकालना अपने को, तो 1 लीटर है 1000 ml है, ये ml में है और ये ग्राम में है। तो या तो अपन इसको ml में कन्वर्ट करें या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा था यदि आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, उसके द्रव्यमान में बदलने के लिए आपको वहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है कि शुद्ध जल का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर लीटर। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें अगर करता हूँ तो वापस क्या जाएगा 1000 ग्राम। अब ये ml में था, अब ये बदल गया ग्राम में। तो यदि जल के 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम है तो 1000 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होंगे, वही इसकी मोलरता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो 1 लीटर मतलब मैंने निकाल लिया 1000 ग्राम, क्योंकि मुझे कहा गया है कि शुद्ध जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम पर लीटर होता है। तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम में बदल दिया। और मुझे ये पता है कि जल का जो 1 मोल होता है उसका द्रव्यमान होता है 18 ग्राम। तो मैं क्या करूँगा कि 1000 में, यहाँ चाहो तो पूरा डिटेल में लिख सकते हो कि 1 मोल जो है, या आप ऐसा लिख सकते हो कि जो 18 ग्राम है उसके अंदर 1 मोल है। 18 ग्राम मिलके क्या बनाता है, 1 मोल बनाता है। तो आपके पास अब कितना है, 1000 ग्राम से आपका कितना मोल बनेगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 1/18 लिखेंगे और 1000 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1/18 इंटू 1000, मतलब सीधा 1000 में 18 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 55.5 मोल आता है। ये इसकी क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। ये यूनिट है मोल पर लीटर। यहाँ आपको कोई फॉर्मूला लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विलेय अलग नहीं कहा गया है, विलायक अलग नहीं कहा गया है। सीधा कहा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होने वाली है जब आपके शुद्ध जल का घनत्व आपको दिया हुआ है।
तो आप ये पता कर लें कि जल जो है उसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और एक मोलरिटी पूछी गई है, मतलब लीटर में बात करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। 1000 ml होता है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम में अपन ने क्या करा, 18 से डिवाइड करके पता कर लिया कि 1 लीटर में इतने मोल उपस्थित होते हैं, 55.5। अभी जो 12th का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो ये जनरली ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल वे में पूछा जाता है, तो ये याद हो जाता है स्टूडेंट्स को कि 55.5 मोल पर लीटर होता है, पर इसको सोल्व करना भी आना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कहाँ से आता है। सवाल देखो आपके स्क्रीन पे, आपसे कहा गया है कि 2.5 kg, ठीक है, ये पूरा आपका विलयन है जल में। 0.25 मोललता, मोलेलिटी कहा गया है, मोलेरिटी नहीं कहा गया है, मोललता का विलयन आपको बनाना है, ठीक है। 2.5 kg जल है और मोललता कितनी होनी चाहिए, आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी 0.25 मोललता का आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए यूरिया का सॉल्यूशन बनाया गया है। तो पूछा गया है कि कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता लगने वाली है, यूरिया की मात्रा कितनी होने वाली है, मतलब विलय आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब मोललता की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ऊपर आता है विलय के मोलों की संख्या और अपोन में आता है विलायक। ये एक ही ऐसी डेफिनेशन है जिसमें नीचे आता है विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर ग्राम में है तो अपन 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये किलोग्राम में है, केजी में है, तो फिर अपने को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किलोग्राम में मात्रा। मतलब 1 किलोग्राम में कितना विलय उपस्थित है उसी को अपन मोलेलिटी कहते हैं। मोलेलिटी मतलब होता है आपका मोल पर केजी, इसका यूनिट होता है। तो चलिए अब अपने से इसकी मात्रा पूछी गई है, विलय के मोलों की संख्या पूछी गई है। इस फॉर्मूले को अपन ने और थोड़ा सा और आगे पढ़ा था, तो मोलों की संख्या को मैंने कहा था कि जब भी विलय के मोलों की संख्या निकालना है तो अपन क्या करते हैं, उसकी ग्राम में मात्रा और उसका अणुभार इनटू यहाँ पर आपका विलायक की ग्राम में मात्रा, तो विलायक की ग्राम में मात्रा को अपन WA से लिख लेते हैं, और ये किलोग्राम में है इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई मुझे नहीं करना पड़ेगा। WB मेरा हो गया विलय की ग्राम में मात्रा, मोलों की संख्या नहीं, क्या हो गई, ग्राम में मात्रा। MB क्या हो गया, विलय का अणुभार, और WA आपका क्या हो गया, विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर आपको ये नहीं आता है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, तो मैंने आपको जो पढ़ाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाके आप पहले मोलेलिटी और इनको समझ लें। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पर समझाया था। यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा, यदि ये काय में होगा ग्राम में होगा, ये ग्राम में नहीं है, काय में है, केजी में है। यही तो है, जल मतलब क्या है, सॉल्वेंट आपका, तो सॉल्वेंट काय में, केजी में, तो सीधा मैं वैल्यू रख दूंगा। ये मुझसे पूछा गया है, ये मुझे पता करना है, ये मेरे पास है। WA = WB जो है मुझसे क्या किया गया, पूछा गया, यूरिया का द्रव्यमान पूछा गया है। MB मुझे निकालना है, मैं निकाल लूँगा अभी, क्योंकि मुझे M मतलब क्या, अणुभार, किसका, विलय का। तो विलय क्या है आपका, यूरिया, सोल्यूट तो यूरिया है, तो यूरिया का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो मैं अणुभार निकाल लूँगा, ठीक है। फिर मेरे पास WA मुझे दिया हुआ है 2.5 kg, ठीक है। अब ये मुझे निकालना है, फॉर्मूले से निकलेगा। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO फॉर्मूला जो है आपका न्यूमेरिकल में भी दिया हुआ है। बस इन सब के द्रव्यमान को मैं जोड़ दूं। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 × 1 नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना है 7, मास कितना है 14, ये अलग से बेसिक पढ़ाऊंगा मैं। तो ये तो हो गया 28। कार्बन कितना है 1, तो 1 × कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो ये 12। उसके बाद आपका ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1 × 16 = 16। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 × 1, हाइड्रोजन का मास कितना था 1, तो ये हो गया 4। सबको प्लस कर लो, 60। तो ये यूरिया का जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया, 60 आ गया। तो मेरे पास वैल्यू आ गई MB का भी 60। WB मुझे नहीं पता है, वो तो मुझे पूछा गया है, बस वैल्यू रख देता हूँ। WB नहीं पता है अपोन में, और मुझे मोलेलिटी दी हुई है 0.25, मतलब इन सबको कैलकुलेट करके ये मोलेलिटी M दिया हुआ है ना, स्मॉल m मुझे दिया हुआ है 0.25, तो m का वैल्यू भी रख देता हूँ। 0.25 मोलेलिटी का मुझे सॉल्यूशन बनाना है। WB मेरे पास नहीं है,
MB मैंने निकाल लिया है 60 इंटू WA का वैल्यू होता है 2.5 दिया हुआ 2.5, बस मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो विलेज जो है उसकी मुझे क्या आ जाएगी, मात्रा निकल के आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5 इज इक्वल टू WB। कर लो इसको सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पर अपन काम करते हैं, ये सब डेसिमल को हटा के नीचे लिख लेते हैं, अब इनका कोई काम नहीं है, 0 से 0 भी काट देते हैं। ये 100 बचा हुआ है, जो भी अपन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 25 का 25 में, 25 का 25 में करेंगे तो 625 आएगा, इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लो तो 0 5 3750 और 2 डेसिमल डिजिट के बाद लगाएंगे तो इतना ग्राम क्या है, विलेय है। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप फॉर्मूले पे ध्यान दें जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। अणुभार निकालना आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको एटॉमिक मास जो है वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। मोलैलिटी मैंने सिखा दिया है, बस आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है, हो सकता है कि वो आपको विलेय का क्वांटिटी दे दे, विलायक भी दे दे और मोलैलिटी पूछा जाए, लेकिन इसने पहले से आपको मोलैलिटी दे रखी है और आपको विलायक की मात्रा भी दे रखी है और विलेय की मात्रा आपसे पूछ ली है। तो ऐसे घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और भी न्यूमेरिकल इसमें है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, आप इनको करें। बुक्स उठाएं NCERT का, आपको जो न्यूमेरिकल समझ में आता है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है वहाँ से आप न्यूमेरिकल सोल्व करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। जब तक आप नहीं सीखना चाहेंगे आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपको सीखना है तो आपको मेरे साथ मेहनत करना है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।